गुड मॉर्निंग ऑल दिल से फूडी अमरनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे विथ एनर्जी एंड विथ पॉजिटिव थॉट। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी लाइन और स्टोरी के साथ। तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर मूल पैसा और गुण यानी क्वालिटी एजुकेशन सब कुछ है और आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक गांव के ज़मींदार की कहानी है। एक गांव में बहुत ही ज़्यादा धनवान ज़मींदार था, बहुत ही अमीर था, उसका परिवार संपन्न था, सब कुछ था और सब कुछ उसमें अच्छा था। उसका दिल भी बहुत अच्छा था, साफ था, सुथरा था। वो किसी का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहता था, साफ दिल इंसान था। लेकिन एक कमी थी उसकी, वो बहुत ही कंजूस था, बहुत ही कंजूस। मतलब इतना बड़ा ज़मींदार हो के भी गांव का उसके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे, इतना कंजूस था। एक बार उसके घर के बाहर एक साधु महात्मा आ गए। तो वो साधु महात्मा को पता चल चुका था कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही कंजूस है, बहुत ही कंजूस। तो वो उसके पास जानबूझ के उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। उस जो वो जमींदार था उसकी नज़र उस साधु महात्मा पे गई। उन्होंने बहुत नम्रता से उनको प्रणाम किया और सीधे बोल दिया, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से तुम जाओ। साधु महात्मा भी थोड़े से हटीले थे। उन्होंने बोला, यहाँ से मैं खाली हाथ तो जाने वाला हूँ नहीं, तुम्हें मुझे खाना तो खिलाना पड़ेगा। बोलता, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। क्योंकि वो था तो कंजूस। साधु ये कह के जमींदार अंदर गया, पर साधु महात्मा पूरी रात वहीं खड़े रहे। दूसरे दिन वो जमींदार फिर से वापस आता है और वो देखता है कि क्या कि जब अभी तक साधु महात्मा टस से मस नहीं हुए हैं, वहीं घर के बाहर पहरा बैठ के दे रहे। उन्होंने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम इतनी देर से खड़े हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक रोटी देता हूँ। साधु महात्मा बोले, अब मैं इतनी देर से मैं खड़ा हूँ तो एक रोटी के लिए थोड़ी ना खड़ा हूँ, मुझे भर पेट खाना चाहिए और साथ में 2-3 दिन का खाना मुझे बांध के भी चाहिए, ताकि मेरे आने वाले 2-3 दिन अच्छे से बीत जाएं। जब मैं खड़ा हूँ तो अच्छे से ही लेके जाऊँ ना, क्या ये एक रोटी के लिए खड़ा हूँ क्या मैं तुम्हारी? बोलता, नहीं नहीं, तो इतना तो मेरे पास नहीं है, इतना मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ तुम यहाँ से। वो ये कह के ज़मींदार फिर अंदर जाता है और फिर वो देखता क्या है दूसरे दिन बाहर आके कि वो साधु महात्मा अभी भी वहीं है, टस से मस नहीं हुआ है बिल्कुल भी। फिर वो साधु महात्मा के पास आते हैं, बोलते हैं, ठीक है बाबा, आ जाओ अंदर, तुम खाना खा लो और तुम साथ में 2-3 दिन क्या, तुम 5-6 दिन का खाना अपने साथ लेके जाओ। क्योंकि जो ज़मींदार था कंजूस तो था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो नहीं चाहता था कि किसी साधु महात्मा के खून का इल्ज़ाम उसके ऊपर आए, हत्या का आरोप उसके ऊपर आए, या उसका पूरे गांव में नाम खराब हो, या वो किसी की हत्या का आरोप भी लेके वो मरना नहीं चाहता था। अब साधु महात्मा जिद पे आ गए, मैं 2 दिन से यहाँ खड़ा हूँ, अभी रोटी से काम नहीं होगा, अब तुम मुझे गांव में 2 कुएं खुलवा के दो। अब वो ज़मींदार 2 दिन में समझ चुका था कि ये साधु महात्मा हटीले हैं, जब तक मैं इनके मन की बात करूँगा नहीं तब तक तो ये टस से मस होने वाले हैं नहीं। अब उन्होंने बोला, ज़्यादा मैं इनके साथ बहस करूँगा, फालतू में इनकी जान के साथ कुछ हो जाएगा तो पूरे गांव में मेरा नाम खराब हो जाएगा। उसने बोला, महात्मा जी मैं हारा आप जीते, आप जो कहो मैं आपको करने को तैयार हूँ। उन्होंने महात्मा को खाना भी खिलाया और जिस जगह पे महात्मा ने कुएं बोले उसने एक की जगह 2 कुएं भी खुदवाए और दोनों कुएं बिल्कुल आमने सामने थे, एकदम आमने सामने। और महात्मा जी ने बोला, ठीक है कुएं तो खुद गए, दोनों में पानी भी भरपूर है, दोनों अच्छे से भी भरे हैं और दोनों के कुएं का पानी चेक किया गया, पानी बहुत ही ठंडा, शीतल, मीठा पानी था। महात्मा जी बड़े खुश। महात्मा अभी जमींदार बोला, ठीक है महात्मा जी, अब आपके मन की हो गई, अब खुश, अब आप अपने परिवार अपने घर में लौट सकते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा, वो तुम्हें जाने ही वाला था,
तुम क्या बता रहे मुझे, मेरा काम यहाँ रहना थोड़ी ना था। तो एक काम करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव, ये जो तुम्हारा कुआं है, ये पूरे, इसमें से पूरा गांव इस्तेमाल करेगा, और तुम और तुम्हारा परिवार, और मेरे कुएं को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो वो लगे, जी महाराज आप जो कहो, मुझे सब कुछ मंजूर है, आपके कुएं को कोई नहीं छुएगा। पूरे गांव के सामने उनके कुएं को ढक दिया गया टीन से, और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, ताकि उसमें से कोई एक ग्लास भी पानी कभी न निकाल सके। साधु महात्मा ने बोला, मैं तो जा रहा हूँ। गांव वालों को बोला, तुम्हारा कुआं ये है, तुम्हारे ज़मींदार और तुम लोग इसमें से पानी इस्तेमाल करोगे। साधु महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे, तो पूरे गांव ने उनकी बात को माना। बोला, मैं 1 साल बाद आऊँगा और अपने कुएं का पानी मैं ही पीऊँगा, कोई मेरे कुएं से गिलास पानी नहीं उठाएगा। पूरा 1 साल होता है। 1 साल के बाद वो महात्मा फिर उसी कुएं पर आता है, पूरा गांव जमा होता है, और क्या देखते हैं कि वो जो राजा, जो ज़मींदार का कुआं था, वो आज भी 1 साल के बाद भी इतना शीतल जल दे रहा है, इतना ठंडा, इतना मीठा पानी दे रहा है। और जब वो साधु महात्मा के कुएं में से ढक्कन हटाया गया, तो क्या देखा कि वो कुएं में, जिसमें इतना पानी था, उसमें एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद पानी भी नहीं, पूरा कुआं सूख चुका था। सब लोग ये देख के हैरान होते हैं, साधु भी मुस्कुराते हैं। तो वो जो ज़मींदार था, वो साधु से बोलता है कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे समझी नहीं। बोलते हैं, बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें, मैंने 2 कुएं खुदवाए, नहीं तो मुझे कुएं की ज़रूरत क्या थी। मैं तो मेरा काम तो इधर उधर घूमना है, मेरा तो पूरा गांव ही परिवार है, मैं अपने लिए क्या स्पेशल कुआं लेके जाऊंगा। मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता था कि देखो ये 2 कुएं एक साथ खोदे गए, दोनों में पानी एक जितना था, दोनों का पानी मीठा था, लेकिन एक कुएं में से इस्तेमाल हुआ तो वो उसका पानी बढ़ता गया, और एक में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो पानी सूख गया। बेटा ऐसा ही होता है, या तो पानी सूखता है या उसका पानी एकदम गंदा होता है धीरे धीरे, ताकि वो इस्तेमाल के लायक भी न रहे। तो यही जो तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे पास जो इतनी सारे सुख साधन है, अगर तुम इनका इस्तेमाल ही नहीं करोगे किसी गांव के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो तुम्हारे सुख साधनों का कौन सा उपयोग। ये सुख साधन होने से न होना एक जैसा है। तो अगर तुम्हारे जीते जी अगर ये चीज़ें पूरा गांव इस्तेमाल करे, तुम्हारे पैसों का सही इस्तेमाल हो, तब तो तुम्हारे पैसों का कोई महत्व है बेटा। बस मैं तुम्हें यही चीज़ को सिखाना चाहता था। तो वो जो ज़मींदार थे, उन्होंने हाथ जोड़ के पूरे गांव से उस साधु महात्मा से माफ़ी मांगी और बोला कि ठीक है महाराज, आप जो बोलना चाहते थे, जो मुझे समझाना चाहते थे, वो मैं समझ चुका हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मेरे दरवाजे से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। जिसको जो चाहिए होगा मैं अपनी तरफ से उसको देने की कोशिश भी करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि शिक्षा हो या पैसा, आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है, अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करते, आपको ये लगता है मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, बस आपको पता है कि चीज़ आती है, आपको आती है या नहीं आती है ये किसको पता, जब तक आप उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे। आपको लगता है अरे इसका मुझे बराबर चार्ज मिल नहीं रहा, मैं फ्री में नहीं सिखाऊंगा, या मेरे सिखाने से मेरा नुकसान होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फालतू लोगों को सिखाऊं। तो जनाब, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो जो सीखा हुआ है वो भी तो आपका वेस्ट ही जाना है। किसको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी बड़ी आर्ट है जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब आप सिखाते हैं कुछ, चाहे वो फ्री में सिखाएं चाहे पैसों में सिखाएं, तो आपके जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा डेवलप होती हैं, आप और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं। और सिर्फ आर्ट ही नहीं, पैसा भी, अगर पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह पे लग रहा है, तो वो पैसा भी
किसी काम का है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है और आप उसमें से 1 रुपया खर्च कभी नहीं करते, किसी के सपोर्ट में नहीं वो खर्च होता है, तो वो आपके करोड़ रुपए भी कौन से काम के। वो तो जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपके साथ आपके पीछे वो पैसा आपका पूरा चोर खा ही लेगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप जीते जी उन पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से अपनी आंखों के सामने करें। ओके दोस्तों, तो हमेशा चाहे शिक्षा हो चाहे पैसा हो, सही इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों का अगर सदुपयोग नहीं होता है तो या तो फिर नाश होता है या फिर दुरुपयोग होता है। तो आपकी कला का या आपके पैसों का दुरुपयोग हो, नाश हो, इससे पहले आप इसका सही समय पे, सही जगह पे सही इस्तेमाल कीजिए और अपने टैलेंट को और भी निखारिए। इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है। उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है, कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय। एस्क स्टाइल।